के रिश्ते को प्राचीन काल से ही सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता माना गया है। चाहे भगवान शिव या सती माता का रिश्ता हो या सावित्री या सत्यवान का रिश्ता हो, समय समय पर पति पत्नी का रिश्ता हमेशा परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है। और यही कारण है कि इस रिश्ते को आज के समय में भी सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है, और स्पेशली हमारे भारत देश में। लेकिन आज मैं जिस औरत के बारे में बात करने वाला हूँ, उसने इस रिश्ते को न केवल कलंकित किया है, बल्कि इस रिश्ते को उस लेवल पर जा कर के छोड़ दिया है जहाँ से इंसानियत खत्म हो जाती है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की क्राइम स्टोरी मेरठ की एक बहुचर्चित घटना है, जहां पर सौरभ नाम के व्यक्ति को उसकी पत्नी ने मार डाला। अब इसके पीछे की जो पूरी कहानी थी उसको जब आगे सुनेंगे तो आपके आंख कान तो खड़े हो जाएंगे और आपके होश भी हो जाएंगे कि कैसे एक औरत इतना विभत्स घटना किसी के साथ कर सकती है। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से। यहाँ पर मुल्ला लाल राजपूत अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते हैं। वो इंडियन ऑयल से रिटायर हैं और उनका बेटा जो सौरभ है वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है, और जिसकी वजह से उसे अक्सर अपने घर से दूर देश विदेश में जाना रहता है। साल 2015 में सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी से छुट्टी लेकर के घर आया हुआ था, और इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है मुस्कान से। मुस्कान उसके मोहल्ले में ही रहने वाली लड़की थी, और इसके बाद उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये बातचीत आपस में मिलना जुलना और फिर प्यार में बदल जाती है। 2016 के आसपास दोनों को ऐसा लगता है कि अब उनको आपस में शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। और इसके बाद मुस्कान और सौरभ लव मैरिज कर लेते हैं। इस लव मैरिज से मुस्कान के परिवार वाले और साथ ही साथ सौरभ के परिवार वाले खुश नहीं थे, लेकिन इसके बाद चूंकि सौरभ एक अच्छी खासी नौकरी करता था, उसके परिवार वालों ने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके बाद मुस्कान अपने ससुराल में यानी कि अपने परिवार वालों के साथ, सौरभ उसके पेरेंट्स के साथ रहने लगती है। लेकिन इसी बीच सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी को छोड़ देता है, और जिसके बाद परिवार में लड़ाई का दौर शुरू हो जाता है। सौरभ और उसके परिवार वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सौरभ अपने परिवार को छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के एक दूसरी जगह रहना शुरू कर देता है, और उस जगह का नाम था इंद्रपुरी, जो कि उसके घर के कुछ ही दूरी पर थी। यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, और इसी बीच उसके परिवार में एक नन्ही सी परी आती है, और यह समय था 2019 का, यानी कि अब मुस्कान और सौरभ पेरेंट्स बन चुके थे, और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा था। पीहू के जन्म के बाद सौरभ को अब लगता है कि उसे अब एक नौकरी करना या एक व्यवसाय करना शुरू कर देना चाहिए, और इसके बाद वह अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर एक मॉल में मैनेजर के पद पर काम करना शुरू कर देता है। यानी कि एक बार फिर से जो सौरभ की नौकरी थी वो देश से बाहर यानी कि अपने देश से बाहर विदेश में थी, और जिसकी वजह से उसका जो घर में आना जाना था वो अब कम हो गया था। वह 2 साल में 1.5 साल में इस तरीके से एक लंबे समय के बाद अपने घर में आता था। वहीं दूसरी ओर जो उसकी पत्नी मुस्कान थी, अपने परिवार वालों यानी कि अपने ससुराल वालों और अपने मायके वालों से अलग अपनी बेटी के साथ इंद्रपुरी में रह रही थी। और ऐसे समय में जब लोग अकेले घर में रहते हैं तो उनका सोशल मीडिया में जो यूज़ करना होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम पास के लिए लोग सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे वक्त में वो अपने पुराने दोस्तों को ढूंढते हैं जो उनके साथ स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, और इनमें से ही एक व्यक्ति था साहिल। साहिल मुस्कान के साथ 8th स्टैंडर्ड तक साथ पढ़ा था, और इसके बाद उनके बीच में किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं था। लेकिन अब जब मुस्कान अपनी बेटी के साथ इंद्रपुरी में रहती थी तो इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए उसकी एक बार फिर से मुलाकात हो जाती है साहिल के साथ। धीरे धीरे उनके बीच में बातचीत शुरू होती है, और ये बातचीत धीरे धीरे घर तक आने तक पहुँच जाती है, और इसके बाद साहिल अक्सर मुस्कान के घर में आता जाता रहता है। लेकिन एक जो बात थी जो साहिल के साथ छिपी हुई थी वो ये थी कि साहिल एक नशे वाला लड़का था, और वो बहुत ही तरीके के अलग अलग तरीके की नशेबाजी करता था, महंगे महंगे नशेबाजी करता था, जिनको करने के बाद इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है। और जब मुस्कान साहिल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वो भी नशे की आदी हो जाती है, और यही जो नशेबाजी थी वो आगे चल करके मुस्कान की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। एक और साहिल और मुस्कान के बीच का जो रिलेशन था वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर उसका पति था जो देश से बाहर रह करके भी अपनी बीवी के ऊपर निगरानी रखता था,
और समय-समय पर कभी अपनी सास को, कभी ससुर को या अपने भाई-बहन को भेजता रहता था और अपनी वाइफ़ के हाल-चाल लेता रहता था। वो उसकी गैर मौजूदगी में क्या कर रही है, उसका किसके साथ मिलना-जुलना है और वह किन लोगों से मिल रही है। और इसी बीच उसको पता चल जाता है कि उसकी पत्नी मुस्कान अपने एक पुराने दोस्त यानी कि स्कूल टाइम का जो दोस्त है साहिल, उसके साथ संपर्क में है। और इसके बाद वह बहुत बार उससे कहता है कि तुम जो साहिल के साथ रिलेशन रख रही हो, वो सब बंद कर दो। तो मुस्कान हमेशा यही कहती है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। इसी बीच समय आता है पीहू के जन्मदिन का। पीहू का जन्मदिन था 28 फरवरी को और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ विदेश से छुट्टी लेकर के आ जाता है और वह 24 फरवरी को भारत पहुंचता है और अपने घर आ जाता है। लंदन से वापस अपने घर भारत आने के बाद 28 फरवरी को सौरभ अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाता है और इसी दिन मुस्कान अपने और साहिल के साथ जो उसके रिलेशन थे उसके बारे में सौरभ को बताती है और उससे ये कहती है कि अब वह उससे तलाक चाहती है और वह उसके साथ रहना नहीं चाहती है। तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि वह यानी कि सौरभ उसको तलाक दे दे। मुस्कान की इन सब बातों को जब सौरभ सुनता है तो वह उससे यही कहता है कि तुमको क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती है? तुम्हारी 2 साल की एक बेटी है पीहू और उसको बारे में तुम कुछ भी ना सोच करके तुम ये बोल रही हो कि तुम उससे तलाक ले लोगी और अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हो। और इन सब बातों को यानी कि तलाक लेने वाली बातों को उसने अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर किया था। सौरभ मुस्कान से ये कहता है कि पीहू के रहते हुए वह उसको तलाक नहीं दे सकता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी बेटी की लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, इसलिए वह उसको तलाक नहीं देगा। जब मुस्कान को यह पता चलता है कि सौरभ उसको तलाक देने वाला नहीं है, वहीं वह दूसरी ओर साहिल के साथ अपनी रंगरलियाँ मना रही थी और उसके प्यार में फंसी हुई थी। इसके अलावा भी वह उसके साथ नशेबाजी भी कर रही थी, जो अब इस कदर तक बढ़ चुका था कि अब वह बिना नशेबाजी के रह भी नहीं सकती थी। यानी कि अब मुस्कान नशेबाजी की आदी हो चुकी थी और उसकी जो दिमागी हालत थी, वो नशेबाजी करने के बाद तो ठीक लगती थी, लेकिन यदि उसको वो सब चीज़ें नहीं मिलती थी, तो उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती थी। और इसके बाद साहिल और मुस्कान प्लान बनाते हैं कि यदि उनको साथ में रहना है और एंजॉय करना है और मौज मस्ती मारना है, तो इसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। और इसके बाद ऐसा प्लान वो लोग बताते हैं जिसके बारे में जब लोगों को पता चलता है तो मेरठ के लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे देश जिन्होंने इनके कांड को सुना था उनके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही सौरभ तलाक देने का इनकार कर देता है, मुस्कान और साहिल उसको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद प्लानिंग के तहत एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा जाता है और साथ ही सीमेंट भी खरीदी जाती है। जब घर में आए हुए प्लास्टिक के ड्रम के बारे में सौरभ पूछता है मुस्कान से कि भाई ये ड्रम तुम क्यों लेकर के आई हो, तो मुस्कान ये कहती है कि मैं इसमें आटा रखूंगी इसलिए मैं इसको खरीद करके लाई हूँ। लेकिन सौरभ को अभी भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुस्कान और साहिल उसके पीठ पीछे बहुत बड़ा कांड करने वाले थे और वो कहीं न कहीं उसको उसकी ज़िंदगी से हटाने वाले थे। और ऐसे ही एक दिन आता है 4 मार्च का। 4 मार्च की रात को सौरभ अपने घर पहुंचता है। वहां पर सौरभ और मुस्कान बैठ कर के आपस में खाना खाते हैं और इसी बीच मुस्कान उसके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है, जिसके बाद सौरभ बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है और वह सो जाता है। यानी कि जब वह नींद में सोया हुआ था तो उसको यदि कोई उठाएगा भी तो वह पूरी ताकत के साथ उठ नहीं पाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे समथिंग कुछ हो रहा है। जब सौरभ सो जाता है तो प्लान के तहत मुस्कान अपने दोस्त साहिल को बुलाती है और सबसे पहले दोनों नशेबाजी करते हैं और वे किसी तरीके का नशीला पदार्थ लेते हैं यानी कि पाउडर जैसा कुछ पदार्थ लेते हैं, जिसके बाद उनको भयंकर नशा हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अनकॉन्शियस टाइप का कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ सही है या गलत है, इस तरीके का उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। और उन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था कि हमें आज सौरभ को रास्ते से हटा देना है। और इसके बाद सोए हुए सौरभ के पास मुस्कान और साहिल पहुंचते हैं। मुस्कान दोनों हाथ पकड़ लेती है सौरभ के और इसके बाद साहिल उसके सीने के ऊपर जैसे ही एक चाकू का टाइम मारता है तो सौरभ जोर से चिल्लाता है और वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे मत मारो। लेकिन मुस्कान और साहिल इतना ज़्यादा नशे में चूर होते हैं कि उनको उसकी चिल्लाहट सुनाई नहीं दे रही होती है और उनके मन में केवल यही चल रहा था कि मुझे आज इसको साफ कर देना है। और इसके बाद साहिल लगातार उसके सीने पर ताबड़तोड़ वार करता है जिससे सौरभ की डेथ हो जाती है। इसके बाद दोनों उसकी बॉडी को लेकर के बाथरूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी बॉडी के 15-16 टुकड़े कर देते हैं और फिर उसको उस प्लास्टिक के ड्रम में डाल देते हैं और फिर सीमेंट भर करके
उसमें पानी डाल देते हैं जिससे सीमेंट जम जाती है। और दूसरे दिन जब साहिल और मुस्कान उस ड्रम को देखते हैं तो उस ड्रम के अंदर सीमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा रहा होता है, क्योंकि सीमेंट बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी थी। अब वो बिल्कुल सॉलिड हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर केवल सीमेंट भरी हुई है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यह सब कांड करने के बाद मुस्कान मोहल्ले वालों के बीच में ये बात फैला देती है कि वह अपने पति सौरभ के साथ घूमने जा रही है हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद जब लोगों को लगता है कि वो लोग हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं और इसी बीच वह साहिल के साथ अपने घर से निकलती है, घर के बाहर एक ताला लगा देती है और वे हिमाचल प्रदेश भाग जाते हैं। वे शिमला पहुंचते हैं और मनाली पहुंचते हैं, वहां पर मंदिर में शादी कर लेते हैं और वहाँ पर 13-14 दिन तक हनीमून मनाते हैं। खूब सारा नशेबाजी करते हैं और जब खूब थक जाते हैं तो वो एक बार फिर से अपने घर वापस आते हैं और उनके मन में प्लान यही रहता है कि वो धीरे से ड्रम को हटाएंगे और कहीं पर ठिकाने लगा देंगे। 13-14 दिन के बाद मौज मस्ती मारने के बाद जब साहिल और मुस्कान घर आते हैं तब उनका पहला काम यह रहता है कि उस ड्रम को ठिकाने लगाना है और उसको ठिकाने लगाने के लिए वो ई रिक्शे वाले को बुलाते हैं और पहले खुद ट्राई करते हैं। मुस्कान और साहिल खुद ट्राई करते हैं कि भाई उस ड्रम को रख करके कहीं पर पहुंचा देंगे, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाते क्योंकि वो अब इतना भारी हो चुका था, उसके अंदर उन्होंने सीमेंट भरा था। इसके बाद वे 2-4 मजदूरों को भी बुलाते हैं कि भाई इस ड्रम को बाहर निकालना है और कहीं ले जाना है, लेकिन मजदूर भी उस ड्रम को जब हिला नहीं पाते हैं तो मजदूर अपना ई रिक्शा लेके वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह साहिल और मुस्कान ने बहुत कोशिश की थी सौरभ की बॉडी को कहीं ठिकाने लगाने की, लेकिन 13-14 दिन के बाद एक बार फिर से सौरभ की बॉडी उनके घर ही पर थी और अब बॉडी से बदबू भी आने लगी थी और मोहल्ले वाले जो आसपास के लोग थे उनको एक अलग तरीके की बदबू महसूस हो रही थी और वो लोग अपने घर की नाली ये सब और ये भी बोल रहे थे कि भाई आसपास के लोग देखो क्या बदबू कर रहा है, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुस्कान ने इतना बड़ा कांड अपने घर में कर दिया है। इसी बीच मुस्कान मायके में कॉल करती है और अपनी मम्मी से कहती है कि सौरभ के अकाउंट में 5-6 लाख रुपया पड़ा हुआ है और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे ये पैसे निकालने हैं, किसी तरीके से ये पैसे निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसकी माँ ये कहती है कि पहले ये तो बताओ सौरभ कहाँ है, उसके पैसे है उसी से ले लो, वो तुमको पैसे दे देगा जितने तुम्हें ज़रूरत है। तो इसके बाद मुस्कान जो है अपनी माँ के सामने कुछ घबराती है और उसको देख करके उनको ऐसा लगता है कि मुस्कान कहीं ना कहीं कुछ छुपा रही है। वैसे भी जब मुस्कान हिमाचल प्रदेश गई हुई थी तो उसकी माँ लगातार उससे को फ़ोन कर रही थी और उससे पूछ रही थी कि भैया दामाद जी कहाँ पर हैं, तुम सोशल मीडिया साइट पर अपने वीडियो अपलोड कर रही हो लेकिन हर वीडियो में दामाद जी यानी कि सौरभ तो दिखाई नहीं दे रहा है, केवल तुम ही दिखाई दे रही हो। तो हर बात पर मुस्कान कोई ना कोई बहाना कर देती थी कि नहीं कहीं वो पार्टी करने गए हुए हैं, कहीं भी सो रहे हैं। तो इस तरीके से उसके मायके वाले यानी कि उसके मम्मी पापा को उस पर शक हो रहा था कि ये तो हिमाचल प्रदेश गई हुई है लेकिन सौरभ कहीं भी नहीं दिख रहा है। और जब से सौरभ आया है विदेश से उसके बाद उसने एक भी बार उनसे बात नहीं की है, क्योंकि पहले जब भी वो अपने घर आता था तो ऐसा नहीं होता था कि वो अपने पेरेंट्स से यानी कि अपने सास ससुर से बात भी ना करे, वो हमेशा उनसे बातचीत करता रहता था। तो ऐसी स्थिति में इस बार जब सौरभ आया था और उसने जब भी उनसे एक भी बार बातचीत नहीं की तो मुस्कान और उसके परिवार वालों को यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अचानक से आया लेकिन हमसे कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है। और जब ये कहानी लेकर के मुस्कान उनके पास पहुंचती है तो उसकी माँ उससे यही पूछती है कि तुम ये बताओ कि सौरभ कहाँ पर है। और जब लगातार माँ उससे क्वेश्चन करती है तो वो घबरा जाती है और इसके बाद यह कहती है कि सौरभ के परिवार वाले मेरे घर आए थे और उन्होंने सौरभ को मार दिया है और उन्होंने मेरे गले में भी चाकू रख दिया कि तुम यदि किसी को बताओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो मुस्कान की माँ कहती है कि तुम क्या छोटी बच्ची हो, तुम्हारे सामने किसी ने तुम्हारे पति को मार दिया और तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे कोई फिल्मी स्टोरी बता रही हो। तो इसके बाद जो उनका शक था यानी कि मुस्कान के जो पेरेंट्स का शक था उसके ऊपर और गहरा जाता है और इसके बाद उसके पिता उससे यह पूछते हैं कि भाई तुमने सही हो या तुम गलत हो, तुमने भी कुछ किया है तो तुम हमें बता दो, हम ये सब चेक कर लेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो लोग उसके ऊपर शक तो कर रहे थे लेकिन लगातार उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमारी बात मान जाए और सच्चाई बता दे कि इसने सौरभ के साथ क्या किया है या सौरभ के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो वो भी ये बता दे। तो इसके बाद मुस्कान ये बताती है कि उसने अपने दोस्त साहिल के साथ मिल करके सौरभ को मार दिया है और जैसे ही मुस्कान के पेरेंट्स को ये बात पता चलती है वो उसको पकड़ते हैं और ले करके सीधे आ जाते हैं ब्रह्मपुरी के थाने में। मुस्कान के पेरेंट्स ब्रह्मपुरी के थाने पर पहुंचते हैं और इसके बाद अपनी बेटी को पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी ऐसा ऐसा कह रही थी, अब आप इसी से पूछिए कि इसने क्या कांड किया है। तो इसके बाद मुस्कान वो पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख देती है जो उसने साहिल के साथ मिल करके सौरभ के लिए की थी। और
और जिसकी वजह से अब सौरभ इस दुनिया में नहीं था। जैसे ही पुलिस वालों को ये पूरी कहानी पता चलती है, वो तुरंत अपनी जीप में बैठते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं मुस्कान के घर पर। वो सबसे पहले उस ड्रम को ढूंढते हैं और ड्रम को रिकवर करने के बाद में उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, लेकिन वो उस ड्रम को तोड़ नहीं पाते हैं। जब पुलिस वाले उस ड्रम को तोड़ नहीं पाते हैं, तो वे उस ड्रम को लेकर के अपने थाने आ जाते हैं और थाने में लाने के बाद ड्रिल मशीन की सहायता से 2-3 घंटे का समय लगाते हैं और इसके बाद ड्रम को तोड़ते हैं और फिर सौरभ की बॉडी को रिकवर करते हैं और उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। मुस्कान के बयान देने के बाद पुलिस ने साहिल और मुस्कान दोनों को गिरफ्तार कर दिया है और खबर ये भी है कि अब उनको कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है और इसके बाद अब केस आगे चलेगा और उनको इस जघन्य अपराध के लिए क्या सज़ा मिलेगी वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद, ये रियल घटना मेरठ की है और इसको सुनने के बाद सब लोग यही कह रहे हैं कि अब इंसान जाए कहाँ। वह सौरभ जिसने इस पत्नी के लिए यानी कि मुस्कान के लिए अपने परिवार वालों से लड़ाई कर ली, उसके लिए वो इतनी दूर नौकरी कर रहा था, पैसे कमा रहा था, वह तो यही चाह रहा था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी खुश रहे हमेशा। लेकिन उसकी पत्नी ने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसका शिकार हो गया निर्दोष सौरभ। सौरभ एक अच्छा लड़का था, वो ये सब होने के बाद भी यानी कि अपने घर वालों से लड़ाई होने के बाद भी अपनी पत्नी का लगातार साथ दे रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को शादी करके उसके घर से लेकर के आया था। लेकिन यहाँ पर मुस्कान ने जो कुछ भी किया है, इसको देखने और सुनने के बाद सभी लोग यही सोचने लगे हैं कि अब कौन सा रिश्ता इस कलयुग में बचा हुआ है जिसको पवित्र माना जाए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।